सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी। और आज के लेक्चर में हम पेन और पेन के बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पेन जो है वो सिर्फ एक टिश्यू इंजरी नहीं है, यानी कि हमें जब चोट लग जाती है तो जो हमें फील होता है वो नहीं है। वो जो फीलिंग हमें आ रही है वो सिर्फ पेन नहीं होता है। पेन एक कॉम्प्लेक्स और अनप्लेजेंट मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस होता है जो कि सेल्फ एसोसिएटेड होता है और परसिव्ड टिश्यू थ्रेट विथ परसिव्ड टिश्यू थ्रेट। यानी कि पेन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स और अनप्रेजेंट मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस होता है जो कि खुद को लेकर होता है विथ परसिव्ड टिश्यू थ्रेट। पेन के जो बिहेवियर्स होते हैं वो अडेप्टिव हो सकते हैं और पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। क्योंकि पेन का जो बिहेवियर है वो उसकी ऑब्जेक्टिव पैथोलॉजी के कंपेयर में कहीं ज़्यादा होता है। यानी कि प्रॉब्लम तो जितनी है उसकी वजह से जो पेन हमें हो रहा है वो उसकी प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा हमें फील हो रहा है। ये होता है पेन। पेन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म होती है, मल्टी डायमेंशनल टर्म होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पेन बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं, डिफ़र करते रहते हैं। साइकोलॉजिकल पेन हमें फील होता है बॉडी में अगर कोई इंजरी हो रही हो, सिस्टमेटिकली हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो अंदर विसरल ऑर्गन्स में, तो भी हमें पेन फील होता है अलग अलग तरीके से। पेन को हम एक सिंगल डेफिनेशन में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि एक हमें चोट लग गई है और हमें दर्द हो रहा है तो उससे हम सिर्फ पेन नहीं कहेंगे। पेन एक बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस होता है किसी भी इंसान के लिए, जो कि सेल्फ एसोसिएटेड होता है। यानी कि उसके खुद के एक्सपीरियंस पर वो वेरी करता है और हर इंसान के लिए पेन जो होता है उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। यानी कि हर इंसान को पेन जो है वो अलग अलग तरीके से फील होता है। इसलिए पेन बिहेवियर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अब अगर हम पेन बिहेवियर्स, जैसे कि मैंने बोला कि पेन बिहेवियर्स जो होते हैं वे अडेप्टिव और पैथोजेनिक होते हैं। यानी कि अगर पेन लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है तो कोई भी पर्सन जो रहता है वो उस पेन को अडाप्ट कर लेता है, जिसके बाद कई बार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, उसकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। या तो उसे पेन उसकी पैथोलॉजी से ज़्यादा, जो भी उसे प्रॉब्लम है, जो भी उसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसे ज़्यादा फील होता है, या तो फिर वो हैबिचुअल हो जाता है और वो पेन उसे फिर कम फील होने लगता है, जिसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। तो पेन के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें नोसिसेप्टिव पेन आता है, नोसिसेप्टिव इन्फ्लेमेटरी पेन आता है, न्यूरोपैथिक पेन आता है, नोसिप्लास्टिक पेन आता है, और अदर पेन टाइप्स जैसे कि रिफर्ड पेन, हाइपरएल्जेसिया और एलोडाइन है। अब इन सभी पेन के बारे में हम पर्टिकुलरली एक एक करके बात करेंगे। नोसिसेप्टिव पेन जो होता है वो टिश्यू इंजरी या डैमेज से एसोसिएटेड होता है। यानी कि अगर हमारा हाथ जल गया तो हमें जो पेन फील हुआ, या टिश्यू के लेवल पे कोई डैमेज हुआ तो उससे हमें जो पेन फील हुआ वो नोसिसेप्टिव पेन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं उसमें नोसिसेप्टर्स होते हैं, और वो नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्सेस लेके जाते हैं। फिर वो इम्पल्सेस हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर वो जो हमारा ब्रेन है वो उस जो पर्टिकुलर पेन हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। किस तरह से रिस्पॉन्स करता है? एज अ पेन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हमें दर्द दे रही है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, उस चीज़ के लिए वो हमें सिग्नल भेजता है। तो ये होता है नोसिसेप्टिव पेन। जैसे कि अगर हमें सुई लग गई या कांटा चुभ गया तो जो दर्द हमें फील होता है वो नोसिसेप्टिव पेन होता है। फिर आता है नोसिसेप्टिव इन्फ्लेमेटरी पेन। तो नोसिसेप्टिव इन्फ्लेमेटरी पेन जो होता है वो भी टिश्यू डैमेज से एसोसिएटेड होता है। ऑल्सो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से भी एसोसिएटेड होता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चोट लग गई है जो गहरी है, तो या फिर गहरी नहीं भी है, तो वहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि
हेल्प करता है टिश्यू डैमेज को हील करने में। जैसे कि अगर हमें चोट लगी है या कहीं कुछ कट लग गया है तो ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लीडिंग में क्लॉटिंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये इन्फ्लामेशन के सिग्नल्स होते हैं कि यानी कि ये बता रहे होते हैं कि अब जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये है नोसिसेप्टिव इन्फ्लामेटरी पेन। ये जो पेन्स होते हैं, ये जो 4 पेन्स के टाइप्स मैंने बताए हैं आपको, नोसिसेप्टिव पेन, नोसिसेप्टिव इन्फ्लामेटरी पेन, न्यूरोपैथिक और नोसिप्लास्टिक पेन, ये सारे मस्कुलोस्केलेटल पेन को डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं न्यूरोपैथिक पेन पर। सो इंजरी और डिसीज़ ऑफ नर्व इंजरीज, जैसे कि हमारा ब्रेकियल नर्व इंजरी हो गया या पैरालिसिस हो गया या पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो गया, ये सारे जो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं यानी और डायबिटिक पेन भी इसमें आता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी इसमें आता है। इस तरह की डिसीज़ेस जो हमारी नर्व को इन्वॉल्व करती हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूरल डैमेज होता है, हमारी बॉडी में नर्व्स में डैमेज होता है, तो वो न्यूरोपैथिक पेन कहलाता है। और ये जो है वो कैरेक्टराइज करता है बाय बर्निंग, शूटिंग, स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन, प्रिकलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन और हाइपर सेंसिटिविटी टू टच, मूवमेंट, हॉट एंड कोल्ड एंड प्रेशर। जैसे कि अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स में हम देखें तो उन्हें कंटिन्यूसली उनके पैरों में एक बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होता रहता है डायबिटिक न्यूरोपैथीज़ के पेशेंट में। अगर लंबर रेडिकुलोपैथीज़ की हम बात करें तो उसमें भी अगर कहीं पर डिस्क बल्ज हो गया है या कोई नर्व जो है वो दब गई है हार्निएशन की वजह से, तो उसमें भी हमें हमारे लोअर लिम्स में या फिर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्टिब्रल स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो पेन है वो फील होता है अलग अलग तरीके से। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है फोर्थ पॉइंट, नोसिप्लास्टिक पेन। सो नोसिप्लास्टिक पेन इज परसिस्ट पेन अराइज फ्रॉम अल्टर्ड नोसिसेप्टर्स डिस्पाइट नो क्लियर एविडेंस ऑफ एक्चुअल टिश्यू डैमेज कॉजिंग द एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स। यानी कि हमारे टिश्यू में कोई डैमेज नहीं है, उसके बाद भी क्योंकि परसिस्टेंट पेन बना हुआ है बिना किसी क्लियर एविडेंस के कि कोई क्लियर टिश्यू डैमेज है, तो भी हमें पेन फील हो रहा है, तो वो नोसिप्लास्टिक पेन की वजह से हो रहा है। इसका सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें एंकल में चोट लग गई है, तो जब हमें यानी कि एंकल में स्प्रेन हो गया है किसी को भी या हमें ही, तो जब एंकल में स्प्रेन हो जाता है तो हमारा जो एंकल के आसपास का सिस्टम रहता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम रहता है, वो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और ब्रेन में ये एक सर्किट बन जाता है कि अभी उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अभी उस एरिया में इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन चल रहा है, यानी कि एंकल में इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो हमारा ब्रेन का जो सर्किट है वो उस तरह से बन जाता है। फिर धीरे धीरे अगर एंकल स्प्रेन अगर सबसाइड हो भी जाए तो भी हमारे ब्रेन में एक सर्किट जो है, न्यूरल सर्किट जो है वो बन चुका होता है उस पर्टिकुलर पेन के लिए। तो परसिस्टेंट पेन यानी कि नोसिसेप्टर्स जो हैं, जो हमारे पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स पर होते हैं, जो नोसिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स होती है उसमें जो नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक सिग्नल जो है वो भेजते रहते हैं डॉर्सल कॉलम पे, जिसकी वजह से डॉर्सल कॉलम जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, जो डॉर्सल कॉलम होता है उसमें परमानेंट चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंट्रल सेंसिटाइजेशन जो होता है वो देखने मिलता है पेशेंट्स में, जिसकी वजह से अगर कोई टिश्यू डैमेज नहीं है उसके बाद भी पेशेंट को पेन फील होता रहता है। तो नोसिप्लास्टिक पेन को हम एज अ क्रोनिक पेन भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें नोसिसेप्टिव फंक्शन जो होते हैं वो अफेक्ट हुए होते हैं। और ये जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेन रिलेटेड सेंसरी पाथवेज जो होते हैं, जैसे हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है या फिर एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ पेन के लिए काम करता है, और जो हमारे फाइबर्स होते हैं, पेन के फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स या सी फाइबर्स जो होते हैं, तो ये फाइबर्स में भी हमारे ये जो फाइबर्स होते हैं इनमें भी अगर
अगर कोई अल्टर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमारे ब्रेन में एक परमानेंट चेंज यानी कि एक प्लास्टिसिटी डेवलप कर लेती है टूवर्ड्स पेन, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये होता है नोसिप्लास्टिक पेन। फिर हम आते हैं रिफर्ड पेन पर। सो रिफर्ड पेन यानी कि एक लोकेशन पर पेन हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहीं और लोकेशन पर है और पेन किसी और लोकेशन पर हो रहा है, और ये कॉमनली हमें विसरल ऑर्गन्स में देखने मिलता है। यानी कि अगर हमें अंदर कोई विसरा में प्रॉब्लम हुई है तो उसका पेन जो है वो हमें किसी बॉडी के दूसरे एरिया में फील होता है। और इसकी वजह ये है कि जो पेन सिग्नल्स होते हैं विसरा और स्किन के, वो दोनों सेम न्यूरल पाथवेज शेयर करते हैं। अब कॉमन रिफर्ड पेन क्या क्या हो सकते हैं? सो हार्ट के लिए हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लेफ़्ट शोल्डर में रेडिएटिंग पेन होता है, जो कि उसके लेफ़्ट मीडियल साइड होता है, नाइट में होता है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है। इसके बाद किडनी में भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में और लोअर बैक में पेन जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है। अब दूसरा है हाइपरएल्जेसिया। तो एन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन विच में बी कॉज्ड बाय डैमेज टू नोसिसेप्टर्स और पेरिफेरल नर्व्स, यानी कि नोसिसेप्टर्स और पेरिफेरल नर्व में डैमेज होने की वजह से पेन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई है। अब दो टाइप्स के होता है, प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया यानी कि पेन और सेंसिटिविटी इन द डैमेज टिश्यू, और सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया यानी कि पेन एंड सेंसिटिविटी अगर अराउंड द डैमेज टिश्यू। अब हाइपरएल्जेसिया में क्या होता है कि पेशेंट को छूते ही बहुत तेज़ तरह का दर्द होता है। अब प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया और सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया में क्या डिफरेंस है? तो पहला है डेवलप 30 to 60 मिनट्स आफ्टर इंजरी। इंजरी के 30 से 60 मिनट तक ही डेवलप हो जाता है, और सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया जो है वो बाद में डेवलप होता है, लास्ट फॉर सेवरल आवर्स और डेज, कुछ प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया जो है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहता है, जबकि अगर हम सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया की बात करें तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। फिर कहाँ होता है प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया? तो जो जहाँ पर रेडनेस है, यानी जो एरिया है रेडनेस का, वहाँ पर हम प्राइमरी हाइपरएल्जेसिया देखते हैं। नॉन पेनफुल स्टिमुलाई लाइक टच गेट्स पेनफुल, अगर हम टच भी करते हैं वहाँ पे तो एरिया जो है वो पेनफुल फील होता है। वहीं अगर सेकेंडरी हाइपरएल्जेसिया की बात कर रहे हैं तो रेड एरिया के आसपास का जो हेल्दी स्किन होता है, जो नॉर्मल स्किन होता है, वहाँ पर पेशेंट को पेन फील होने लगता है, और पेन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा सीवियर पेशेंट को फील होता है। तो ये होता है हाइपरएल्जेसिया। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, जिसमें कि अगर ट्राइजेमिनल नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है तो फेस के एक साइड पर टच करते ही पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है। तो ये जो होता है हाइपरएल्जेसिया का एक टाइप होता है। अब लास्ट जो है वो है एलोडाइनिया। तो एलोडाइनिया जो होता है वो इस वजह से होता है, एलोडाइनिया कैन लीड टू द ट्रिगरिंग ऑफ अ पेन रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टिमुलाई विच डू नॉट नॉर्मली प्रोवोक पेन। एलोडाइनिया मतलब जो स्टिमुलस पेन को कॉज नहीं करता, यानी कि जैसे हमने किसी को छुआ तो पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को पेन हो रहा है और या फिर वो पेन ट्रिगर हो रहा है तो उसे हम एलोडाइनिया कहते हैं। नॉर्मल टच करने से भी अगर किसी को पेन फील हो रहा है तो वो एलोडाइनिया के अंदर आता है। तो एलोडाइनिया के 5 टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल एलोडाइनिया यानी कि टेक्टाइल एलोडाइनिया, फिर स्टैटिक मैकेनिकल एलोडाइनिया यानी कि लाइट टच और प्रेशर के रिस्पॉन्स में पेशेंट को पेन फील हो रहा है। फिर होता है डायनामिक मैकेनिकल एलोडाइनिया, यानी कि पेन जो है अगर हमने लाइटली स्ट्रोक किया है पेशेंट को तो उसके रिस्पॉन्स में पेन फील हो रहा है। फिर थर्मल हॉट एंड कोल्ड एलोडाइनिया यानी कि मिड स्किन टेम्परेचर भी पेशेंट का पेन बढ़ा रहा है। और मूवमेंट एलोडाइनिया का मतलब होता है कि मूवमेंट करने पर भी पेन पेशेंट को फील हो रहा है। तो ये थे पेन के बिहेवियर्स। आने वाले लेक्चर्स में हम पेन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो कॉमनली वुमेंस में पेन जो है वो मेन के कंपेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है। औरतों में ज़्यादा पेन बिहेवियर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं इन कंपेयर टू मेन।
और इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक पेन न्यूरोसाइंस एजुकेशन जो है वो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को पेन और पेन से रिलेटेड जो बेसिक फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, जिससे कि जो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है, यानी कि पेशेंट को अगर कुछ दिमाग में बैठ गया है कि हमें इस वजह से दर्द हो रहा है, तो वो चीज़ जो है उसका कॉन्सेप्शन जो है और जो उसका जो कॉन्सेप्ट है पेन को लेकर और जो उसका परसेप्शन है वो धीरे धीरे चेंज होता है उस एजुकेशन की वजह से। सो ये होता है पेन न्यूरोसाइंस एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ जानना हो या इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो या कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।